Hello students, let's read the question. A and B are two particles. Initially they are moving with velocity v1 and v2. Their masses are m1 and m2. Their acceleration are a1 and a2 respectively. F denotes force and p denotes momentum. Okay. So दो पार्टिकल्स दे रखे हैं हमें A and B. उनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है v1 and v2. मास क्या है m1 m2 और एक्सेलरेशन क्या दे रखे हैं a1 and a2. ठीक है. कॉलम 1 में हमें क्या दे रखे हैं, पहले में दे रखे हैं हमें इफ FCOM इक्वल्स टू 0, मतलब जो सेंटर ऑफ मास पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो 0 हो जाए. ठीक है. तो मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लग रहा है उस पर. ठीक है. F एक्सटर्नल 0 है. फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास इज 0. अगर फोर्स 0 है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ में पता है फोर्स किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है. हम बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू 0. अगर ये 0 है तो हम बोल सकते हैं कि मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी कॉन्स्टेंट. ठीक है. अगर फोर्स हमारा 0 है उस केस में जो हमारा मोमेंटम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा सेंटर ऑफ मास का. सो ए इज मैचिंग विद आर. उसके बाद एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे इस सिस्टम का, ये तो सिर्फ कंडीशन दी हुई थी कि अगर फोर्स 0 हो जाए उस केस में क्या होगा. अब दोनों क्या a1 एंड a2 एक्सेलरेशन से मूव करे थे, तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास कैसे आएगा, m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2. और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2. ये डायरेक्ट फॉर्मुलाज होते हैं. सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स अगर जिनकी वेलोसिटी v1 v2 दी हुई तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इससे निकाल सकते हैं, और उनका एक्सेलरेशन ये हो तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास हम ऐसे निकाल सकते हैं. ठीक है. सो B इज मैचिंग विद P एंड C इज मैचिंग विद Q. ठीक है. RPQ जो कि हम देख सकते हैं ऑप्शन 2 में है. ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है. ऑप्शन 2. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.